गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम कक्षा 11 की केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे परमाणु की संरचना यानी कि एटॉमिक स्ट्रक्चर। वैसे तो बेसिक केमिस्ट्री जो हमने आपको एक हमारी क्लास जो पीछे चली थी बेसिक केमिस्ट्री, वो पीछे क्लास पढ़ी हुई है, उस पर अगर आप देखना चाहें तो बेसिक देख सकते हैं। क्लास 11 का है परमाणु की संरचना, ठीक, एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर परमाणु संरचना, ठीक, परमाणु संरचना ये चैप्टर है 11th क्लास का और बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। बेसिक से हम इसको पढ़ने वाले हैं बहुत शुरुआत से ही। तो ये हमारा जो है इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 1। वैसे तो ये लेक्चर 2 है हमारी केमिस्ट्री का 11th क्लास का, लेकिन ये अगर देखा जाएगा तो परमाणु जो है संरचना यानी कि एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है इसका लेक्चर हमारा बन रहेगा। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं कि परमाणु क्या होता है, पदार्थ क्या होते हैं, मतलब वो सारी चीज़ें इसमें हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं परमाणु के बारे में, यानी कि परमाणु है क्या। देखिए तो परमाणु जो है, परमाणु को हम एटम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एटम बोलते हैं। परमाणु क्या होता है? एक महर्षि थे, सबसे पहले अगर हम बात करें तो एक महर्षि थे जिनका नाम था कणाद, ठीक, महर्षि थे कणाद। इन्होंने बहुत समय पहले, मतलब सबसे पहले की बात करें तो बहुत समय पहले ही इन्होंने परमाणु की क्या कर दी थी, भविष्यवाणी कर दी थी, मतलब खोज कर दी थी। एक हिसाब से अगर हम कहें तो परमाणु की खोज कर दी थी। इन्होंने ये बताया था कि जो पदार्थ होता है हमारे, कोई पदार्थ मतलब जितने भी पदार्थ हमारी पृथ्वी पर पाए जाते हैं, ठीक है, तो प्रत्येक पदार्थ जो होता है वो हमारी, जितने भी पदार्थ हमारी पृथ्वी पर पाए जाते हैं वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। मतलब जो पदार्थ है वो किससे मिलकर बना है? छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। और जो छोटे छोटे कण यानी कि ये जो होते हैं वो सूक्ष्म कण होते हैं। कौन से होते हैं? सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। तो जो छोटे छोटे सूक्ष्म कण होते हैं, तो महर्षि कणाद ने इन्हीं सूक्ष्म कणों को परमाणु कहा था। क्या कहा था? परमाणु कहा था, ठीक है। यानी कि महर्षि कणाद ने बताया था कि प्रत्येक पदार्थ जो होता है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिसे हम परमाणु कहते हैं। इससे बाद फिर आए, मतलब डाल्टन आए, वैज्ञानिक जो थे डाल्टन, ये डाल्टन आए। डाल्टन ने भी बताया, इन्होंने सबसे पहले परमाणु की खोज करी थी। अगर वैज्ञानिक की बात करें तो परमाणु शब्द भी सबसे पहले डाल्टन ने ही प्रयोग किया था। मतलब वैसे तो महर्षि ने यूज किया, इन्होंने बताया पदार्थ के बारे में कि पदार्थ जो होता है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिसे हम परमाणु कहते हैं। लेकिन वैज्ञानिक की बात करें, साइंटिफिक की अगर बात करें तो साइंटिफिक में सबसे पहले जो मतलब परमाणु शब्द जो था वो किसने किया? डाल्टन ने यूज किया था परमाणु। और डाल्टन ने बताया था कि परमाणु जो होता है वो एक सूक्ष्मतम कण है। क्या है? सूक्ष्मतम कण है। परमाणु जो होता है वो एक सूक्ष्मतम कण है। किसी भी पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण, किसी भी पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है, स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है, परंतु रासायनिक अभिक्रियाओं में बिना अपघटित हुए भाग लेता है, उसे हम परमाणु कहते हैं। किसी भी पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है परंतु रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता है, क्या कहलाता है? परमाणु कहलाता है, ठीक। तो ये डाल्टन के अनुसार था, ठीक है। तो डाल्टन ने ये भी बताया था कि पीछे डाल्टन का जो मतलब परमाणु मॉडल इन्होंने बनाया था, तो डाल्टन ने अपने परमाणु मॉडल में ये भी बताया था कि परमाणु जो होता है इसको हम विभाजित नहीं कर सकते हैं। क्या है? परमाणु को विभाजित नहीं किया जा सकता है, ठीक, डाल्टन के अनुसार। मतलब डाल्टन ने अपने मॉडल में ये बताया था कि परमाणु को हम विभाजित नहीं कर सकते हैं। सूक्ष्मतम कण है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है लेकिन बिना अपघटित, ये टूटता नहीं है, टूटता नहीं है। इन्होंने बता ही दिया था कि विभाजित नहीं होता है, तो बिना अपघटित हुए भाग लेता है, ये इन्होंने बताया था। डाल्टन ने ये भी कहा था कि परमाणु को विभाजित नहीं किया जा सकता है, बल्कि ये कथन जो है इनका असत्य हो गया। मतलब परमाणु को विभाजित किया जा सकता है। अगर हम परमाणु की बात करें तो परमाणु का विभाजन किया जा सकता है। मतलब परमाणु जो होते हैं, परमाणु को इलेक्ट्रॉन, ठीक, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन,
इन 3 कणों में विभाजित किया जा सकता है, मतलब 3 भागों में हम उसको विभाजित करते हैं। परमाणु, डाल्टन ने ये कहा कि परमाणु को विभाजित नहीं किया जा सकता है, लेकिन बाद में इसके बाद बहुत सारे प्रयोग हुए डाल्टन के बाद, मतलब कई सारे प्रयोग हुए, मोजले आए, ठीक है, नील्स बोर आए, बोथे थे, बेकर थे, इन्होंने कई सारे बहुत सारे प्रयोग किए। वो प्रयोग करने के बाद ये बताया, ठीक, कि परमाणु जो होता है उसको मूल कणों में, मतलब छोटे छोटे कणों में विभाजित किया जा सकता है, जिसे हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहते हैं। ठीक है, तो परमाणु जो होता है इसको विभाजित हम कर सकते हैं। अगर परिभाषा की हम बात करें, परमाणु की परिभाषा कैसे लिखेंगे, तो परमाणु की परिभाषा अभी हमने आपको बताई थी, एक बार हम फिर से रिपीट करे दे रहे हैं। अगर आपको लिखना ही है तो आप हमारे चैनल पर, मतलब जो है पीडीएफ पड़ी हुई है, उस पर आप लिख सकते हैं, उसको पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा और आपको वो पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें परमाणु की परिभाषा। परमाणु क्या होता है? परमाणु किसी भी पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण, किसी पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण जिसको, जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है परंतु रासायनिक अभिक्रियाओं में बिना अपघटित हुए भाग ले सकता है। ठीक है, स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है परंतु रासायनिक अभिक्रियाओं में बिना अपघटित हुए भाग ले सकता है, परमाणु कहलाता है। ठीक है, किसी भी पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है परंतु रासायनिक अभिक्रियाओं में बिना अपघटित हुए भाग ले सकता है, परमाणु कहलाता है। ठीक है, तो परमाणु जो होता था, हमने बताया कि परमाणु को इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में विभाजित किया जा सकता है। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को परमाणु का मूल कण कहा जाता है। परमाणु का मूल कण क्या कहा जाता है? मूल कण कहते हैं, या फिर हम कह सकते हैं मौलिक कण कहते हैं। क्या कहते हैं? मौलिक कण। ठीक, मूल कण या फिर मौलिक कण कहते हैं किसको? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये तीन जो होते हैं वो परमाणु के मौलिक कण कहलाते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, मैं आपको बता दूं कि इलेक्ट्रॉन पर हमारा माइनस आवेश होता है। क्या होते हैं वो अभी हम आपको बता रहे हैं। ठीक, तो परमाणु के जो मूल कण हैं वो क्या है? हमारे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं। इनको हम अभी पढ़ने वाले हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन के बारे में आपको बताएंगे कि क्या होता है। ये चैप्टर जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है बेसिक से सीखने के लिए, यानी कि केमिस्ट्री को अगर हम सीखना चाहते हैं तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें आपको सारी जानकारी मिल जाएगी, परमाणु क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, प्रोटॉन क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। इलेक्ट्रॉन जो होता है, हमने आपको बताया था कि परमाणु का क्या होता है? मूल कण है। ELECTRON, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन क्या है मैं आपको बताऊं। इलेक्ट्रॉन की जो खोज थी, इलेक्ट्रॉन की जो खोज थी वो किसने करी थी आपको बता दें? जे थॉमसन ने करी थी। किसने करी थी? जे थॉमसन ने। ठीक, इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने करी थी। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की। ठीक, इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की। इस आवेश की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम ऋणावेश होता है। क्या होता है? ऋणावेश होता है। या इसको अगर हम इसी तरीके से लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक, यानी कि 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम इस पर आवेश होता है। द्रव्यमान की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है तो ये होता है आपका 9.1 गुणा 10⁻31 किलोग्राम। क्या होता है? 31 किलोग्राम। वैसे द्रव्यमान की बात करें तो इतना होता है, इसका मान जो होता है, द्रव्यमान का मान 9.1 गुणा 10⁻31 किलोग्राम, या फिर हम इसको कह सकते हैं कि 9.1 गुणा 10⁻28 28 31 28 ग्राम। ठीक,
9.1 गुणा 10 की घात माइनस 31 किलोग्राम, या फिर हम कह सकते हैं 9.1 गुणा 10 की घात माइनस 28 ग्राम, ये इसका मान होता है द्रव्यमान का। लेकिन अगर हम वैसे बात करें तो ये जो होता है वो हाइड्रोजन के परमाणु का 1/1837वां भाग होता है। 1/1837वां हाइड्रोजन परमाणु का जो द्रव्यमान होता है, हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान का 1/1837वां भाग होता है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, और इसका मान होता है 9.1 गुणा 10 की घात माइनस 31, या हम कह सकते हैं 9.1 गुणा 10 की घात माइनस 28 किलोग्राम। ठीक है, क्योंकि 31 को अगर हम क्या करेंगे, किलोग्राम को अगर हम ग्राम में बदलेंगे तो 1000 से क्या करते हैं, गुणा करते हैं, यानी कि ये 31 है माइनस का 31 है 9.1 गुणा 10 की घात माइनस 31, तो इसको अगर हम क्या करेंगे 10 की घात 1000 से गुणा करते हैं तो 1000 को हम क्या लिख लें, 10 की घात 3 लिख लें। अब ये घातें प्लस की हैं, ये प्लस की हैं, ये माइनस की हैं, गुणा में घातें जुड़ती हैं तो 31 में 3 जुड़ेंगी, ये माइनस की हैं तो माइनस की कितनी बचेंगी, 28 बचेंगी, मतलब 3 आपकी घट जाएंगी। ठीक, तो ये आपका मान हो जाएगा 9.1 गुणा 10 की घात माइनस 28 ग्राम। ठीक, ये किलोग्राम में होता है और ये ग्राम में होता है। खोज ये हो गई, आवेश ये हो गया, द्रव्यमान इसका ये हो गया। ठीक है, और इसको अगर हम प्रदर्शित करते हैं, इलेक्ट्रॉन को काय से प्रदर्शित करते हैं, या तो हम इसको ई लिख लेते हैं, स्मॉल ई से प्रदर्शित करते हैं, और या फिर अगर हम लगाना चाहें तो ई माइनस भी लिख सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर माइनस आवेश होता है तो माइनस ई माइनस भी प्रदर्शित कर सकते हैं, या तो हम खाली ई से भी प्रदर्शित करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, दोनों से हम सिंबल आपके लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये रही आपकी इलेक्ट्रॉन, खोज करी थी जे थॉमसन ने। ठीक है, आवेश होता है आपका 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 कूलाम, ऋणावेश होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, या फिर हम इसको हम माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम लिख सकते हैं। द्रव्यमान की बात करें तो द्रव्यमान हमारा होता है 9.1 गुणा 10 की घात माइनस 31 किलोग्राम, या फिर 9.1 गुणा 10 की घात माइनस 28 ग्राम। भाग की बात करते हैं तो 1/1837वां भाग हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान का 1837वां भाग होता है। अगर हम प्रदर्शित करने की बात करें तो प्रदर्शित हम कर सकते हैं ई से या फिर ई माइनस से। तो ये रही आपके इलेक्ट्रॉन की डिटेल। आई होप कि आपको ये इलेक्ट्रॉन के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। ये क्या है आपका, हमने आपको बताया था कि परमाणु का मूल कण है। क्या है, परमाणु का मूल कण है। ठीक, परमाणु का मूल कण कह सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं मौलिक कण कह सकते हैं, परमाणु का मौलिक कण कह सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो परमाणु का मूल कण या फिर मौलिक कण है। ठीक, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम चलते हैं प्रोटॉन की ओर। तो सबसे पहले हम प्रोटॉन की ओर चलेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम प्रोटॉन की बात करें, इसके बाद इलेक्ट्रॉन की बात करिए, इसके बाद हम प्रोटॉन की बात करते हैं। ठीक है, काय की बात करेंगे, प्रोटॉन की। तो प्रोटॉन हमारा क्या होता है, ये भी जो परमाणु का मूल कण है। हमने अभी आपको तीनों बताए थे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं वो तीनों ही हमारे परमाणु के मूल कण हैं, या फिर हम मौलिक कण कह सकते हैं। परमाणु की बात करें तो परमाणु की अगर हम प्रोटॉन की खोज की बात करें तो प्रोटॉन की जो खोज की थी वो किसने की थी, रदरफोर्ड ने की थी। किसने की थी, रदरफोर्ड ने की थी। ठीक, परमाणु की खोज रदरफोर्ड ने की थी। आवेश की अगर हम बात करें तो इसका आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम की बात करें, ये हमारा प्रोटॉन पर आवेश होता है। ठीक, आवेश की बात करें 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम कितना होता है, धनावेश होता है, यानी कि इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक, अब अगर इसको हम लिखना चाहें तो यहाँ पे अगर हम प्लस लगा दें तब भी आपका धनावेश माना जाएगा, और प्लस अगर हम नहीं भी लगाते हैं तब भी वो प्लस का ही माना जाएगा। तो अगर लिखेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक, इस तरीके से लिख सकते हैं। लेकिन फिलहाल अगर प्लस आप नहीं भी लगाते हैं, माइनस जो होता है चिन्ह जरूरी होता है, अगर कोई चिन्ह नहीं लगा है तो वहाँ पे प्लस माना जाएगा। ठीक, द्रव्यमान की बात करें तो द्रव्यमान, इसका जो द्रव्यमान होता है वो होता है हाइड्रोजन के परमाणु के द्रव्यमान का लगभग बराबर होता है। ठीक है, हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के लगभग
बराबर होता है, हाइड्रोजन परमाणु का जो द्रव्यमान होता है उसी के लगभग बराबर होता है। तो 1.67 इंटू 672 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। ठीक है, 1.67 गुणा 10⁻⁻27 किलोग्राम इसका द्रव्यमान पाया जाता है, यानी कि प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है। अगर हम इसको ग्राम की बात करें, क्या की बात करें, ग्राम की बात करें, तो ग्राम में ये हो जाएगा 1.672 इंटू 10⁻⁻24, कितना हो जाएगा 24 ग्राम। यानी कि अगर हम बात करें 1.67 गुणा 10⁻⁻24 ग्राम। ठीक है, प्रदर्शित करने की बात करें तो प्रोटॉन को हम स्मॉल पी से प्रदर्शित करते हैं, कि प्रोटॉन को स्मॉल पी से प्रदर्शित किया जाता है। तो खोज रदरफोर्ड ने की थी। आवेश की बात करें तो इस पर आवेश जो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, आवेश मतलब धनावेश होता है, या हम कह सकते हैं प्लस 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम। द्रव्यमान की बात करें तो 1.672 इंटू 10⁻⁻27, ठीक है, -27, यानी कि 1.672 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। या ग्राम की बात करें तो यहाँ पे वही है जो हमने पीछे सिस्टम बताया था कि ये घातें माइनस की हैं। जब हम गुणा में मतलब ग्राम में बदलेंगे तो 10⁻³ से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। 10⁻³ से जब गुणा करेंगे तो क्या होगा कि यहाँ पे प्लस घातें होंगी और ये माइनस की घातें, ये दोनों कट जाएंगी, मतलब कम हो जाएंगी, तो आपकी माइनस की 24 बचेंगी, यानी कि 24 घातें बचेंगी, तो इसका 24 ग्राम हो जाएगा। प्रदर्शित की बात करें तो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो आपका प्रोटॉन जो होता है वो पी से प्रदर्शित किया जाता है। तो ये रही प्रोटॉन की डिटेल। आई होप कि आपको ये समझ में आ गई होगी। ठीक है, इसको अगर आपको और बेहतर समझना है तो आप हमारे एप्लीकेशन पे जाइए, प्ले स्टोर से एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। लक्ष्य इंस्टीट्यूट के नाम से आपको प्ले स्टोर पे हमारा एप्लीकेशन मिल जाएगा। और अगर आपको नहीं मिलता है तो इस वीडियो के आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहाँ पे आपको एप्लीकेशन की लिंक मिल जाएगी, और लिंक पर आप क्लिक कीजिएगा तो आपको एप्लीकेशन पर सीधे पहुँच जाएंगे और आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। आइए चलते हैं हम आगे इसी वीडियो में। इलेक्ट्रॉन पढ़ लिया, प्रोटॉन पढ़ लिया, और आगे जो हमारा मूल कण बचा है वो क्या है, हमारा न्यूट्रॉन है। तो हम न्यूट्रॉन की ओर, न्यूट्रॉन, ठीक, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी और क्या होता है न्यूट्रॉन, ठीक, तो देखते हैं। न्यूट्रॉन की सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, खोज पढ़ेंगे। इसके बाद हम क्या पढ़ते हैं, आवेश पढ़ेंगे। ठीक, इसके बाद हम द्रव्यमान पढ़ेंगे। ठीक, इसके बाद हम प्रदर्शित कैसे करते हैं वो चीज़ पढ़ेंगे। ठीक, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन भी हमारा क्या था, मूल कण था, प्रोटॉन भी हमारा मूल कण है, तो न्यूट्रॉन भी हमारा पदार्थ का मूल कण है। पदार्थ का क्या है, मूल कण है, पदार्थ का मूल कण, यानी कि हम इसको कह सकते हैं मौलिक कण। ठीक, पदार्थ का मौलिक कण है। ठीक, यानी कि न्यूट्रॉन को भी पदार्थ का मौलिक कण कहा जाता है। ठीक, इसके बाद देखिए खोज की हम बात करें तो न्यूट्रॉन जो होता है वो उसकी खोज जो की थी वैज्ञानिक जे चैडविक ने की थी। जे चैडविक यानी कि हम जेम्स चैडविक कह सकते हैं। ठीक है, क्या है, जे चैडविक। जे चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। आवेश की अगर हम बात करें तो न्यूट्रॉन जो होता है इस पर कोई भी आवेश नहीं होता है। आवेश की अगर हम बात करें तो इसका आवेश जो होगा वो 0 होता है। 0 होने का मतलब हम कह सकते हैं कि ये विद्युत का उदासीन कण होता है। कैसा होता है, उदासीन कण होता है, इस पर कोई भी आवेश नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि आवेश क्या है आपका 0 है, और जब 0 आवेश है तो इसका मतलब कि इस पर ना तो प्लस है ना माइनस है, यानी कि कौन सा है, वो उदासीन है। द्रव्यमान की बात करें तो इसका भी द्रव्यमान जो होता है वो हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान का बराबर होता है, यानी कि तो जितना आवेश प्रोटॉन पर होता है, जितना द्रव्यमान प्रोटॉन पर होता है उतना ही द्रव्यमान न्यूट्रॉन पर होता है। 1.672 गुणा 10⁻⁻27 किलोग्राम, या हम कह सकते हैं 1.672 गुणा 10⁻⁻24 ग्राम। ठीक, ये जो होता है आपका उस पर होगा
प्रदर्शित की अगर हम बात करें तो इसको न्यूट्रॉन को स्मॉल n से प्रदर्शित किया जाता है। ये रही इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन की डिटेल। खोज जेम्स चैडविक ने की थी, इसको हम जे चैडविक लिख सकते हैं, या तो हम लिखना चाहें तो जेम्स चैडविक भी लिख सकते हैं। ठीक, इनका पूरा नाम जेम्स चैडविक था। आवेश की अगर बात करें तो इलेक्ट्रॉन होता है, आवेश इलेक्ट्रॉन पर माइनस होता है, प्रोटॉन पर प्लस होता है, लेकिन न्यूट्रॉन के आवेश की अगर हम बात करें तो न्यूट्रॉन पर आवेश जो होता है वो जीरो होता है। आवेश जीरो होता है तो यानी कि हमारा विद्युत का उदासीन कण होता है, इस पर कोई भी आवेश नहीं होता है। न्यूट्रॉन को हम उदासीन मौलिक कण कहते हैं, ये उदासीन मौलिक कण है। ठीक है, द्रव्यमान की अगर हम बात करें तो इसका द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है, यानी कि इसका भी द्रव्यमान जो होता है 1.672 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम, या फिर हम कह सकते हैं 1.672 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ठीक है, इतना हो सकता है। प्रदर्शित की अगर हम बात करें तो इसको हम स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये रही इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिटेल। आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी। इसकी हम खोज की हम आपको एक ट्रिक बताएंगे, जिससे कि आप उस ट्रिक के द्वारा आप इनकी खोज को याद कर सकते हैं। शायद बहुत ही पुरानी ट्रिक है, आप लोगों ने पढ़ी भी होगी, सुनी भी होगी और शायद देखी भी होगी। नहीं देखी है तो आप यहाँ देख लीजिएगा, आपको अभी हम बता रहे हैं। इसकी एक ट्रिक होती है, आपने पढ़ा होगा, ईंट पर नाच, ये ट्रिक है। इस पर याद करने के लिए आप इनकी इलेक्ट्रॉन, ई का मतलब यहाँ से, ई का मतलब यहाँ से है इलेक्ट्रॉन, क्या है, इलेक्ट्रॉन। ठीक, इलेक्ट्रॉन। और टा का मतलब यहाँ पे है थॉमसन से, क्या मतलब है, थॉमसन से। ये टा का मतलब थॉमसन है, इंग्लिश में इसको थॉमसन लिखा जाता है, तो कुछ लोग इसको टॉमसन भी पढ़ते हैं। ठीक है, इसलिए ये मतलब टॉमसन पढ़ते हैं, इसलिए ये टा आ रहा है, वरना हम लोगों ने जो ट्रिक बनाई हुई है उसके लिए बता रहे हैं। तो ई का मतलब इलेक्ट्रॉन हो गया, टा का मतलब थॉमसन हो गया। इस पा का मतलब आपका प्रोटॉन है, का मतलब प्रोटॉन है, और रा का मतलब आपका रदरफोर्ड है, क्या है, रदरफोर्ड है। ठीक, ना का मतलब यहाँ पे न्यूट्रॉन है। ठीक, चा का मतलब चैडविक है। इससे मतलब ये निकलता है कि इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने की थी, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी, न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी। तो आई होप कि आपको ये याद रहेगा, इसको आप नोट कर लीजिएगा, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं कैथोड किरणों की ओर। कैथोड किरणों की ओर अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेंगी हमारी कैथोड किरणें, इसी से रिलेटेड टॉपिक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है हमारा। कैथोड किरणें, कैथोड किरणें। ठीक, कैथोड रेज, ठीक, क्या होते हैं समझ लीजिएगा। हम आपको एक चित्र बना रहे हैं, बोल के ही इसमें चित्र की आप थ्योरी नोट कर लीजिएगा। अगर आप नोट कर रहे हैं तो कॉपी और पेन लेके बैठिएगा, हम बोलते रहेंगे और आप उसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, और स्लो स्लो बोलेंगे हम आपको, तो आप इसको आसानी से नोट कर सकते हैं। ये हम चित्र बना रहे हैं, इसमें आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, देखिए क्या करते हैं हम, एक कांच की गैस से भरी, मतलब ये कांच की नली है, इसमें गैस भरी हुई है। ठीक है, कांच से भरी गैस लेते हैं और इस गैस के ऊपर जिंक सल्फाइड का लेप कर देते हैं, ZnS का लेप करते हैं। ठीक है,
हम काय का लेप करते हैं, जिंक सल्फाइड का लेप कर देते हैं। ठीक, मतलब एक कांच की नली लेते हैं और कांच की नली गैस से भरी होती है, विद्युत विसर्जन नलिका कहते हैं। अगर इस हम नली की बात करें तो इस नली को हम विद्युत विसर्जन नलिका कहेंगे। क्या कहते हैं, विद्युत विसर्जन नलिका। ठीक, विद्युत विसर्जन नलिका कहते हैं। तो विद्युत विसर्जन नलिका लेते हैं, इस नलिका पर हम जिंक सल्फाइड का लेप कर देते हैं, ZnS का लेप करते हैं, और इसके एक सिरे पर कैथोड की प्लेट क्या करते हैं, एक सिरे पर इसके कैथोड की प्लेट लगाते हैं और दूसरे सिरे पर हम एनोड की प्लेट लगाते हैं। ठीक, एक सिरे पर हम कैथोड की प्लेट लगाते हैं और दूसरे सिरे पर हम एनोड की प्लेट लगाते हैं। आप इसको लिखते चलिएगा, हम बता रहे हैं, अगर नहीं लिखना है तो आप इसको चित्र का स्क्रीनशॉट ले लेना। इसकी PDF आपको हमारे एप्लीकेशन पे पड़ी हुई है, तो PDF आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। और अगर आप लिखना चाहते हैं तो हम आपको बता रहे हैं, तो इसमें आपको लिखना है, एक कांच की नली मतलब विद्युत विसर्जन नलिका, गैस से भरी कांच की नली लेते हैं जिस पर हम जिंक सल्फाइड का लेप कर देते हैं और उसके एक सिरे पर कैथोड की प्लेट और दूसरे सिरे पर एनोड की प्लेट लगा देते हैं। इसमें क्या करते हैं हम, बहुत ही कम दाब का मतलब है इतना लो प्रेशर लेते हैं 10 की घात -2 से, मतलब 10 की घात -2 से 10 की घात -3 mm का दाब लेते हैं, मतलब बहुत ही कम प्रेशर होता है। और हाई वोल्टेज लेते हैं, कितना लेते हैं, हाई वोल्टेज, वैद्युत हाई वोल्टेज, उच्च विभवांतर इसको कहेंगे। और विभवांतर जो होता है वो 10,000 से 30,000 वोल्ट होता है। कितना होता है, 30,000 वोल्ट। हाई वोल्टेज होता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा विभवांतर होता है। हाई वोल्टेज को हम कह सकते हैं उच्च विभवांतर, ठीक। तो वेरी लो प्रेशर, यानी कि वेरी लो प्रेशर और हाई वोल्टेज मतलब उच्च विभवांतर पर वैद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। क्या करते हैं, वैद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। ठीक, तो वैद्युत धारा जब प्रवाहित करते हैं तो देखते हैं कि कैथोड से कुछ आदर्श किरणें निकलती हैं। ठीक है, मतलब प्लेट लगा देते हैं, कैथोड की प्लेट लगाते हैं, एनोड की प्लेट लगाते हैं और एनोड की प्लेट लगाने के पश्चात कम दाब पर उच्च विभवांतर पर वैद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। तो देखते हैं कि कैथोड से कुछ आदर्श किरणें निकलती हैं। ये क्या है, हमारी कैथोड की प्लेट है, यहाँ से कुछ आदर्श किरणें निकलती हैं। हमको किरणें दिखाई नहीं दी लेकिन कुछ आदर्श किरणें निकलती हैं और वो एनोड के पीछे की दीवार जो है, उस एनोड के पीछे की दीवार पर हरे रंग की प्रतिदीप्त उत्पन्न करती हैं, ग्रीन फ्लोरेंसिस कहते हैं। ठीक है, ग्रीन फ्लोरेंसिस यानी कि हरे रंग की प्रतिदीप्त उत्पन्न करती हैं। ठीक है, तो यानी कि कैथोड से निकलती हैं और एनोड के पीछे हरे रंग की प्रतिदीप्त उत्पन्न करती हैं। कैथोड से निकलने के कारण इन किरणों को कैथोड किरणें कहते हैं। ठीक है, आपको इतना लिखना है कि कैथोड से निकलने के कारण इन किरणों को कैथोड किरणें कहा जाता है। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। एक गैस से भरी कांच की एक विद्युत विसर्जन नलिका लेते हैं, उसमें जिंक सल्फाइड का लेप करते हैं। लेप करने के पश्चात उसमें एक सिरे पर कैथोड की प्लेट, दूसरे सिरे पर एनोड की प्लेट लगाते हैं और कम दाब उच्च विभवांतर मतलब कम दाब पर उच्च विभवांतर पर वैद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। तो वैद्युत धारा प्रवाहित करने पर देखते हैं कि कैथोड से कुछ आदर्श किरणें निकलती हैं जो एनोड के पीछे हरे रंग की प्रतिदीप्त उत्पन्न करती हैं। तो कैथोड से निकलने के कारण
इन किरणों को कैथोड किरणें कहते हैं। मतलब जो वैज्ञानिक थे, ठीक है, गोल्डस्टीन वैज्ञानिक थे, गोल्डस्टीन, ठीक है, कैथोड से निकलने के कारण इन किरणों का नाम कैथोड किरणें रखा। ठीक है, कैथोड से निकली थी, मतलब कैथोड की प्लेट से निकली थी ये किरणें, इस कारण इनका नाम कैथोड किरणें रखा। ठीक, यहीं से इन किरणों की खोज हुई। ठीक है, आगे हम चलते हैं। इन किरणों के गुण की अगर हम बात करेंगे तो कैथोड किरणों के गुण, कैथोड किरणों के गुण। ठीक, अगर हम गुण की बात करें तो पहला गुण आप देखिएगा, ठीक है, कैथोड किरणों की ये क्या हो गई, खोज हुई, इस कारण इनको कैथोड किरणें कहा। कैथोड किरणें जो होती हैं वो, कैथोड किरणें एक सीधी रेखा में गति करती हैं। कैसे गति करती हैं, सीधी रेखा में। ठीक, कैथोड किरणें सीधी रेखा में चलती हैं, इसका हम कैसे पता लगाते हैं। मान लिया एक हमने पात्र लिया, ठीक है, ऐसे ही मतलब पात्र लिया, यहाँ से मान लिया कैथोड की प्लेट लगाई, ठीक, वैद्युत धारा प्रवाहित की, मान लिया यहाँ से कैथोड की किरणें निकली। ठीक, यानी कि ये जो किरणें निकली हैं वो कैथोड किरणें निकलती हैं। इनके बीच में हमने क्या रख दी, एक अपारदर्शी वस्तु रख दी। क्या रख दी, अपारदर्शी वस्तु रखी। तो ये जो सामने वाली दीवार है, मान लिया यहाँ पे एक दीवार है, तो इस अपारदर्शी की जो छाया होती है वो सामने वाली दीवार पर बन जाती है। ठीक, ये जो छाया होती है वो सामने वाली दीवार पर बन जाती है। जब इसकी छाया सामने वाली दीवार पर बनती है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये किरणें जो होती हैं वो एक सीधी रेखा में गति करती हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल की अगर बात करूं तो आप मेरा हाथ देखिए और इसकी छाया जो होती है वो बोर्ड पे पड़ रही है। तो हाथ की जो छाया, मतलब सामने इस हाथ पर क्या पड़ रहा है, लाइट पड़ रही है, मतलब प्रकाश पड़ रहा है, प्रकाश की किरणें आ रही हैं। और प्रकाश की जितना हाथ है, अगर हम इस उंगलियों को खोल देते हैं तो देखिए उंगलियां वैसे ही छप जाती हैं। इसका मतलब क्या है, उंगलियों बंद, कि इसकी छाया जो होती है वो हमारी, मतलब किरणें जो होती हैं वो सीधी रेखा में गति करती हैं, इसीलिए वो छाया जो होती है वो हमारी बोर्ड पर बन रही है। अब छाया बोर्ड पर बनने का मतलब ये हो गया कि ये सीधी रेखा में गति करती हैं। अगर ये सीधी रेखा में गति नहीं करती, मान लिया अगर टेढ़ी मेढ़ी गति करती तो प्रकाश की किरणें थी इसके ऊपर से निकल आती या फिर इसके नीचे से निकल आती, ठीक है, इसके दाएं से निकल आती, इसके बाएं से निकल के आती, लेकिन इसकी छाया नहीं बनने देती। तो जब छाया बन रही है तो इसका मतलब क्या है कि प्रकाश की किरणें जो होती हैं वो एक सीधी रेखा में गति करती हैं। ठीक है, तो प्रकाश की किरणें, वो सॉरी कैथोड किरणें जो होती हैं वो एक सीधी रेखा में गति कर रही हैं, जिस तरीके से प्रकाश की किरणें चलती हैं। तो इस तरीके से प्रकाश किरणें सीधी रेखा में चलती हैं। दूसरी की बात करें, प्रकाश किरणें जो होती हैं वो मतलब क्या होती है, गतिशील सूक्ष्म गतिशील कणों से मिलकर बनी होती हैं। मतलब सूक्ष्म गतिशील कणों से मिलकर बनी होती हैं। प्रकाश की जो कैथोड किरणें हैं ये गतिशील जो होती हैं सूक्ष्म कणों से मिलकर बनी होती हैं। कैसे पता चला, जैसे मान लिया ये क्या है, हमारी कैथोड किरणें हैं, ठीक है, और इन कैथोड में एक हल्के पैडल का क्या किया, पहिया लगा दिया। ठीक, क्या किया, पहिया लगाया। तो पहिया लगाया तो ये जैसे ही किरणें इससे टकराई तो ये पहिया क्या होता है, घूमने लगता है। ठीक है, क्या होता है, घूमने लगता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये किरणें जो होती हैं वो गतिशील कणों से मिलकर बनी होती हैं। क्योंकि क्या होती है कि जब कोई भी वस्तु गति अवस्था में है और जब वो गति वाली वस्तु किसी दूसरे वस्तु से टकरा रही है तो वो वस्तु भी गति अवस्था में करने का प्रयास करेगी। तो ये जब पे पहिया घूम जाता है इसका मतलब क्या है कि पहिया भी गति अवस्था में हो जाता है। तो ये क्या है कि ये किरणें जो होती हैं वो सूक्ष्म गतिशील कणों से मिलकर बनी होती हैं। ठीक है, गतिशील द्रव्य कणों से हम कह सकते हैं, यानी कि द्रव्य कणों से मिलकर बनी होती हैं। तीसरा पॉइंट लिखेंगे कि कैथोड की किरणें थीं तो इसके एक सिरे पर हमने क्या किया, निगेटिव चार्ज की प्लेट रख दी। ठीक है, और दूसरे सिरे पर हमने क्या किया, पॉजिटिव चार्ज की प्लेट रख दी। तो ये जो कैथोड किरणें थीं, क्या थीं, कैथोड किरणें थीं, ये प्लस की ओर मुड़ जाती हैं। किसकी ओर मुड़ जाती हैं, प्लस की ओर मुड़ जाती हैं। ठीक है, तो प्लस की ओर मुड़ने का मतलब क्या हुआ कि ये किरणें जो होती हैं वो ऋणावेशित कणों से मिलकर बनी होती हैं। किससे मिलकर बनी होती हैं, ऋणावेशित कणों से मिलकर बनी होती हैं। कि कैथोड किरणें जो होती हैं वो निगेटिव चार्ज होता है उन पर, क्या होता है, निगेटिव चार्ज होता है, यानी कि ऋणावेशित कणों से मिलकर बनी होती हैं।
अब आपको बता दें ये मुड़ती धनावेश की ओर हैं, लेकिन होती ये ऋणावेश हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि आपने ये पढ़ा होगा कि समान आवेश यानी कि प्लस और प्लस, माइनस और माइनस, समान आवेश जो होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं, रिपल्सन करते हैं। क्या करते हैं? रिपल्सन करते हैं। ठीक है, रिपल्सन होते हैं। और समान चिन्ह, विपरीत चिन्ह, अगर प्लस और माइनस हो या फिर माइनस और प्लस हो, तो जो विपरीत चिन्ह होंगे ये एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, अट्रैक्टिव कहते हैं, अट्रैक्टिव करते हैं। ठीक, अट्रैक्टिव होते हैं। तो समान चिन्ह एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत चिन्ह जो होते हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इन किरणों पर माइनस आवेश होता है, इसलिए ये किरणें जो होती हैं वो प्लस की ओर चली जाती हैं और माइनस से दूर हट जाती हैं। ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस समान आवेश होगा तो वो दूर हटेंगी। प्रतिकर्षण का मतलब होता है दूर हटना। ठीक है, ये पर माइनस होता है इसलिए ये धनावेश की ओर मुड़ जाती हैं। ठीक है, तो आई होप कि ये किरणों के गुण आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, आज के लिए हम आपको इतना रखेंगे। इसके आगे का जो टॉपिक है आपकी एनोड किरणें हैं, और एनोड किरणें आपको नेक्स्ट क्लास यानी कि आपको नेक्स्ट क्लास में मिल जाएंगी। इसके लिए आप बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा हमारे चैनल लक्ष्य इंस्टीट्यूट तिलर से। आई होप कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में हो गया। आज के लिए इतना। राधे राधे।